आमेर रियासत या जयपुर रियासत के इतिहास की सीरीज के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आमेर के शासक राजा मानसिंह प्रथम द्वारा अकबर की ओर से बंगाल में जो सैन्य अभियान चलाया गया, जो सफलतापूर्वक सैन्य अभियान चलाया गया, जिसके तहत अकबर के जो विद्रोही थे या विरोधी थे उनको समाप्त कर दिया गया या उनकी संख्या कम कर दी गई, एक तो उसके विषय में, और दूसरा बंगाल अभियान के बाद फिर मानसिंह अजमेर की ओर आ गए थे और फिर बंगाल का जो सूबेदार है अपने पुत्र को नियुक्त करा दिया था। यानी कि अब राजा मानसिंह प्रथम के संबंध में जो बचे हुए विषय हैं उन विषयों पर हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आमेर रियासत का जो पिछला लेक्चर था वहां पर मैंने आपके साथ में राजा मानसिंह प्रथम के, आमेर के शासक राजा मानसिंह प्रथम के जो सैन्य अभियान थे बंगाल से पहले तक के, यानी गुजरात का सैन्य अभियान, डूंगरपुर का सैन्य अभियान या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा का क्षेत्र है, वहां का क्षेत्र, इसके अतिरिक्त काबुल का सैन्य अभियान, बिहार का सैन्य अभियान और उड़ीसा का सैन्य अभियान जो कि बिहार में रहते हुए ही संचालित किया था, इन सारे विषयों पर जयपुर रियासत के पिछले पार्ट में मैंने आपके साथ में डिस्कशन कर लिया था। तो अब हम चलते हैं बंगाल की ओर। तो बात है सन 1594 से और 1596 ईस्वी तक की, और इस दौरान अकबर ने मानसिंह प्रथम को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। क्यों किया? यहां का सूबेदार नियुक्त क्यों किया? क्योंकि यह बात तो स्पष्ट है, क्लियर है कि अकबर ने इनको एक तो 1587 से और 1594 ईस्वी तक बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, और उस बिहार की सूबेदारी के दौरान इन्होंने अकबर के जो विद्रोही थे, अकबर के जो विरोधी थे, उनका दमन किया था, उनकी संख्या कम कर दी थी। और बिहार में रहते हुए ही जो उड़ीसा में अकबर के जो विरोधी थे उनकी भी संख्या मानसिंह प्रथम ने कम कर दी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा से अकबर के विरोधी कम हो गए, लेकिन ये लोग यहां से निकलकर और बंगाल में जाकर इकट्ठे हो गए। तो यानी कि अब अकबर के विरुद्ध बंगाल में विरोध बढ़ता जा रहा था, बंगाल में उसके विरुद्ध विद्रोह होता जा रहा था। इसीलिए उन विरोधियों का या विद्रोहियों का दमन करने के लिए 1594 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह प्रथम को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब जब मानसिंह प्रथम वहां गए तो इतनी बड़ी समस्या इनके सामने थी कि जब ये एक स्थान से विरोध का या विद्रोह का दमन करते तो दूसरी जगह से इनको सूचना मिल जाती, दूसरी जगह जाकर दमन करते तो फिर तीसरी जगह से सूचना मिल जाती। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया, एक तो पूर्वी बंगाल के जो शासक थे, पूर्वी बंगाल के कुछ शासक थे, छोटे मोटे शासक थे, जिसमें एक तो थे केदार, इसके अतिरिक्त थे ईसा खां और सुलेमान। तो इन तीनों के विद्रोह का दमन किया। और केदार के संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना कि पूर्वी बंगाल के ये जो शासक हैं केदार, जिनके विद्रोह का दमन या जिनके विरोध का दमन राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था, तो यहीं से ही बंगाल से लौटते समय केदार, राजा केदार के यहां से ही शीला देवी की मूर्ति मानसिंह अपने साथ में लाए थे और उनको आमेर के महलों में स्थापित कराया था। यानी कि आमेर के कछवाहा शासकों की या कछवाहा शासकों की जो आराध्य देवी हैं वो शीला देवी हैं, जिनका मंदिर आमेर के महलों में स्थापित कराया गया। लेकिन इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो आमेर के जो शासक बने थे सवाई राम सिंह सेकंड, उनके द्वारा कराया गया था। अब यहां पर देवी का जब जिक्र आया, यानी कि शीला देवी का जब जिक्र आया, कछवाहा शासकों की आराध्य देवी का जब जिक्र आया, तो थोड़ी सी इस विषय पर मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। हालांकि मैं कर चुका तो इसलिए थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं कि आमेर के जो कछवाहा शासक हैं इनकी जो कुलदेवी हैं वो हैं जमवाय माता। जमवाय माता जिनका मंदिर जमवा रामगढ़ में आता है। और जमवा रामगढ़ क्या है? जमवा रामगढ़ राजस्थान के जयपुर जिले की वर्तमान में एक तहसील है जहां पर कछवाहा शासकों की कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण दुलेराय या तेजकरण के द्वारा कराया गया था। यह सारा हम चर्चा कर चुके। तो ये तो हैं कुलदेवी जमवाय माता, और कछवाहा शासकों की जो आराध्य देवी हैं वो हैं शीला देवी, जो कि आमेर के महलों में स्थापित हैं। इनका मंदिर वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था, जबकि इनको बंगाल से और आमेर में लाकर स्थापित करने का जो कार्य किया था वो मानसिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, वापस मैं पॉइंट पर आ जाता हूं कि मानसिंह जो है ये बंगाल गए, वहां इन्होंने केदार, सुलेमान और ईसा खां के विरोध का, उनके विद्रोह का दमन किया।
इसके बाद फिर इनको सूचना मिली कूच बिहार से, और कूच बिहार का जो शासक था वो था लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण उस समय अकबर के विरोध में था और इन्होंने लक्ष्मी नारायण पर अटैक किया, जिसके तहत लक्ष्मी नारायण को अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। और बाद में लक्ष्मी नारायण की जो बहन थी जिनका नाम था अबला देवी, तो मानसिंह प्रथम ने अबला देवी से भी विवाह किया। और ये जो घटना है कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण का जो है विद्रोह के दमन करना या लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाना, तो यह घटना है सन 1596 ईस्वी की। और कूच बिहार कहां पर? कूच बिहार बंगाल में। अब 1596 ईस्वी तक आते आते मानसिंह का स्वास्थ्य खराब रहने लग गया था। अब हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कारण हो या राजनीतिक कारण हो, तो वो धीरे धीरे अभी हमको समझ में आ जाएगा। तो 1596 में स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से मानसिंह ने अपना ट्रांसफर बंगाल से और अजमेर में करा लिया। ठीक है भैया। और अपने पुत्र जगत सिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करवा दिया कि साहब जगत सिंह जो हैं ये बंगाल पर अब नजर रखेंगे और मैं अब अजमेर की ओर रहना चाहता हूं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मानसिंह का स्वास्थ्य खराब था, भाई हो सकता है वहां की जलवायु, वहां का मौसम अगर मानसिंह के अनुकूल नहीं था, सेट नहीं हुआ था, तो अजमेर के अतिरिक्त भी बहुत सारी जगह थी जहां पर मानसिंह अपनी नियुक्ति करवा सकते थे। अजमेर में ही क्यों करवाई? तो इसका कारण देखिए राजनीतिक ज्यादा लगता है कि मानसिंह एक तो आमेर के निकट रहना चाहते थे, क्योंकि बंगाल ज्यादा दूर पड़ता है बजाय अजमेर के। तो अजमेर जो है ये आमेर के निकट था, तो यहां से रहते हुए एक तो राजधानी की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। किसकी राजधानी? कच्छावा शासकों की राजधानी आमेर। और इसके अतिरिक्त देखिए इस समय तक आते आते अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, वो जहांगीर मतलब सलीम, वो अपने पिता के विरुद्ध उसने भी विद्रोह का झंडा उठा रखा था। इसीलिए अजमेर में रहते हुए 2-3 कारणों की वजह से मानसिंह ने यहां ट्रांसफर कराया कि आमेर पर भी नजर रख सकें, सलीम की गतिविधियों पर भी नजर रख सकें। सलीम जो बाद में जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना था, और मानसिंह प्रथम के जो भांजे थे जिनका नाम था खुसरो, उन खुसरो को भी राजनीतिक संरक्षण दे सकें, खुसरो की भी सहायता कर सकें, ताकि जहांगीर की बजाय खुसरो अगला मुगल बादशाह बन जाए। अब खुसरो कौन था ये मैं आपके साथ चर्चा कर चुका कि मानसिंह प्रथम के जो पिता थे भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के बेटे सलीम से किया था, और सलीम और मानबाई इन दोनों की ही संतान थे खुसरो। और खुसरो ने भी बाद में अपने पिता जहांगीर का विद्रोह किया था, और खुसरो का राजनीतिक संरक्षण मानसिंह के द्वारा दिया गया था। मानसिंह जो कि उनके मामा हुआ करते थे। और शायद इन्हीं घटनाओं के कारण बाद में जब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, तो अकबर की मृत्यु के बाद मानसिंह के जहांगीर से उतने अच्छे संबंध नहीं थे जितने अकबर के साथ में हुआ करते थे, और इनका मुगल दरबार में जो प्रभाव था और जो कद था वो काफी घट गया था। खैर, हम वापस अब पॉइंट पर आ जाते हैं कि मानसिंह प्रथम ने तो अपनी नियुक्ति करवा ली, कहां पर? अजमेर में। और बंगाल में किसकी नियुक्ति करवाई? अपने पुत्र जगत सिंह की करवाई। तो जगत सिंह वहां रहते हुए ही, सैन्य अभियान चलाते हुए ही सन 1599 ईस्वी में जगत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके कारण यानी अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण मानसिंह को काफी झटका लगा, काफी आघात लगा, क्योंकि वहीं के अभियानों पर रहते हुए इनके 3 पुत्र जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। एक तो जगत सिंह जो 1599 में मर चुके थे, और इसके अतिरिक्त इनके जो पुत्र थे हिम्मत सिंह और दूरजन सिंह। देखिए कुछ किताबों में आपको सूरजन सिंह भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जो सोर्स हैं वहां पर इनके पुत्रों का नाम जो दिया हुआ है वो दूरजन सिंह, हिम्मत सिंह और जगत सिंह दिया हुआ है। तो जगत सिंह से मानसिंह प्रथम का काफी स्नेह था, इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद आमेर के महलों में जगत सिंह की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसको जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण का मंदिर है, और भगवान कृष्ण की यहां पर मूर्ति स्थापित कराई गई। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि यह वही कृष्ण मूर्ति है, भगवान कृष्ण की यह वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई जो है वो कभी किया करती थी। अब इस मंदिर के संबंध में थोड़ा आप यह भी ध्यान रख लेना कि राजा मानसिंह की जो रानी थी कनकावती, तो कनकावती या कनकावती के द्वारा ही इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो मैं वापस पॉइंट पर आ जाता हूं कि सन 1599 ईस्वी में मानसिंह प्रथम के जो प्रिय पुत्र थे जगत सिंह, उनकी बंगाल अभियान पर यानी बंगाल में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण मानसिंह काफी टूट गए थे, इनको काफी सदमा लगा था। ठीक है भैया, अब ये तो हमने उन सारे अभियानों की चर्चा कर ली जो मानसिंह के द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए थे।
जिसमें इनके द्वारा गुजरात अभियान भी चलाया गया, काबुल अभियान भी चलाया गया। इसके अतिरिक्त तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, वहां पर भी इन्होंने सफल सैन्य अभियान चलाया। बिहार में भी इन्होंने सफलतापूर्वक सैन्य अभियान चलाया, उड़ीसा में भी इन्होंने सफलतापूर्वक सैन्य अभियान चलाया और बंगाल में रहते हुए भी इन्होंने सफलतापूर्वक सैन्य अभियान का संचालन किया। तो ये तो बात हो गई मानसिंह प्रथम के द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान। अब हमारा जो विषय बचता है वो बचता है कि मानसिंह प्रथम के शासनकाल में इनके द्वारा क्या क्या निर्माण करवाया गया, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके कौन कौन से दरबारी थे या कौन से प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी यदि कोई रचनाएं हैं तो कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं थी, तो उनके संबंध में काफी क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो उस विषय पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। देखिए, मानसिंह प्रथम द्वारा काफी मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो इस बात का प्रतीक है कि इनकी अपने धर्म में गहरी आस्था थी। अब जब आस्था की बात आ गई तो मैं एक विषय पर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि भले इन्होंने जीवन भर मुगलों की सेवा की, भले ये मुगल बादशाह अकबर की ओर से सैन्य अभियान चलाते रहे, लेकिन 1582 में अकबर ने एक जब धर्म शुरू किया था जिसको दीन ए इलाही धर्म कहा जाता है, तो दीन ए इलाही धर्म शुरू करने के बाद अकबर ने मानसिंह प्रथम से भी कहा था कि आप इस धर्म की सदस्यता ग्रहण कर लो। तो अकबर के कहने के बाद भी इन्होंने दीन ए इलाही की सदस्यता ग्रहण नहीं की। इसके अतिरिक्त मुंगेर जो कि वर्तमान में आता है बिहार में, वहां के भी एक बड़े प्रसिद्ध मौलवी थे उस समय के, शाह दौलत, उन्होंने भी मानसिंह को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन उसके कहने के बाद भी मानसिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। यानी इनकी अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था थी और इसी का प्रमाण है कि इनके द्वारा जहां जहां अभियान चलाए गए, जहां ये रहे, वहां पर काफी मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। अब कौन कौन से मंदिर हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। एक तो मंदिर है, देखिए, वृंदावन का काफी प्रसिद्ध मंदिर है जिसको राधा गोविंद मंदिर या गोविंद देव जी का मंदिर कहा जाता है। राधा गोविंद मंदिर या गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। इसके अतिरिक्त अगर आप कभी जयपुर आए तो यहां पर भी जो सिटी पैलेस है वहां पर गोविंद देव जी का मंदिर है और इस गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण जयपुर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, जिनके द्वारा जयपुर बसाया गया था, उन्होंने इस गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अब जयपुर में जो गोविंद देव जी की मूर्ति है, क्या ये वही मूर्ति है जो कि वृंदावन में मानसिंह के द्वारा स्थापित कराई गई थी? तो ऐसा बताया जाता है, इसके संबंध में भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। ऐसा बताया जाता है कि 1669 में, यानी कि 1669 ईस्वी में, जब औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया था। कौन सा आदेश? मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश। तो जब औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया था, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शिवराम। वो शिवराम वृंदावन के उस मंदिर से, यानी राधा गोविंद मंदिर या गोविंद देव जी के मंदिर से, गोविंद जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर और वहां से निकाल लाए और फिर बाद में उस मूर्ति को राजपुताना की ओर लाया गया। यहां पर गोविंद देव जी को पहले मौजमाबाद में रखा गया और मौजमाबाद के बाद फिर कनक घाटी में रखा गया और फिर बाद में जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने जयपुर में अभी वर्तमान में जो गोविंद देव जी का मंदिर है, यहां पर गोविंद देव जी की मूर्ति को स्थापित करवाया। यानी ऐसा बताया जाता है ये गोविंद देव जी की मूर्ति वही है जो कि वृंदावन में कभी हुआ करती थी, ऐसा बताया जाता है। तो इस विषय पर मैंने चर्चा की। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से मंदिर थे? तो एक तो जब ये बिहार में रहे मानसिंह, बिहार के सूबेदार कब से कब तक रहे थे? 1587 से और 1594 ईस्वी तक। तो बिहार की सूबेदारी के दौरान इन्होंने एक तो गया में महादेव जी का मंदिर बनवाया था, शिव जी का मंदिर बनवाया था। इसके अतिरिक्त पटना में इन्होंने भवानी शंकर के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और यह चर्चा भी मैं आपके साथ में कर चुका कि बिहार में रहते हुए इन्होंने रोहतासगढ़ में महलों का निर्माण करवाया था और वहां अपनी रानियों के लिए भी महल बनवाए थे, जिस विषय पर मैं पिछले पार्ट में आपके साथ में चर्चा कर चुका हूं। इसके अतिरिक्त बिहार में रहते हुए ही इनके द्वारा मानपुर नगर भी बसाया गया था। और जब ये बंगाल अभियान पर गए, बंगाल अभियान पर कब गए थे? सन 1594 ईस्वी में अकबर ने इनको बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो जब ये बंगाल अभियान पर गए तो वहां पर रहते हुए इन्होंने अकबर नगर की स्थापना की थी, अकबर नगर बसाया था, जिसको वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। अब ये विषय आ गया तो इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि 1594 में जब अकबर ने इनको बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था तो उस समय वहां जो मुगल राजधानी थी वो थी टंडा।
तो इन्होंने क्या किया, अपनी सुविधा के हिसाब से टंडा को राजधानी से हटाकर अकबर नगर बसाया और अकबर नगर को अपनी नई राजधानी बनाया, और वो अकबर नगर ही वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंने ये भी चर्चा कर ली थी कि आमेर के महल में जो शिला देवी हैं, उन शिला देवी को राजा मानसिंह ही लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? बंगाल से, बंगाल के राजा केदार को पराजित करके। तो शिला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर में स्थापित कराया, जिसके मंदिर का वर्तमान स्वरूप जयपुर के जो शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड, उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है भैया, इसके अतिरिक्त हमको यह भी पता है कि आमेर के महलों में जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो इनकी रानी कनकावती ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर इनकी रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनवाया था। और यह कौन सा मंदिर है? भगवान कृष्ण का मंदिर है, जिसमें बताया जाता है कि यहां वही कृष्ण की मूर्ति लग रही है जिसकी पूजा बचपन में मीराबाई किया करती थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन कृष्ण मंदिर तो है, यह बात तो एकदम क्लियर है। यानी इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि इस बात का प्रतीक है कि इनकी अपने धर्म में गहरी आस्था थी। लेकिन फिर भी ज्यादातर इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम यही सोचते हैं कि काश इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया होता, महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने की बजाय ये महाराणा प्रताप की ओर से लड़ते तो शायद इतिहास कुछ और होता। अब हम एक बार बात कर लेते हैं इनकी विद्वता की, इनके विद्वानों की। तो देखिए, ये स्वयं संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। इस बात की जानकारी हमको 3 जगह से मिलती है। एक तो कहां से है कि आमेर आप जाएंगे तो आमेर में स्तंभ लेख है, यानी कि पिलर पे जो लेख लिखा हुआ है वहां से हमको पता चलता है कि ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। इसके अतिरिक्त अगर आप वृंदावन के उस गोविंद देव जी के मंदिर में जाएंगे जिसका निर्माण इनके द्वारा कराया गया है, तो वहां के अभिलेखों से भी हमको ये जानकारी मिलती है कि मानसिंह प्रथम संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। अब इनके समय कुछ ग्रंथों की जो रचना की है तो उनकी मैं चर्चा कर लेता हूं। एक तो है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, जो कि इनके समय में जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया। इसके अतिरिक्त एक ग्रंथ है मान प्रकाश, और इस मान प्रकाश की रचना इनके समय में मुरारी दास के द्वारा की गई है। ध्यान रखना, कुछ जगह मुरारी दान दिया हुआ है, मुरारी दान अलग है। ये मुरारी दास हैं जिनके द्वारा इस ग्रंथ की, मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है भैया, इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण आप ये ध्यान रखना कि इनके समय में ही पुंडरीक विट्ठल ने राग मंजरी, राग माला, नृत्य निर्णय, राग चंद्रोदय और दूनी प्रकाश, इन प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। और यह कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा। इसके अतिरिक्त इनके समय में ही दलपत के द्वारा एक तो पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम, इन 2 ग्रंथों की रचना की गई। किसके द्वारा? दलपत के द्वारा। तो ये मुख्य इनके कुछ दरबारी थे जिनके द्वारा ये रचना की गई थी। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखना कि इनके 2 प्रसिद्ध दरबारी थे जिनके संबंध में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक तो हरिनाथ जी और एक सुंदरदास जी। इसके बाद हम चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट की ओर, इस लेक्चर के अंतिम की ओर। तो देखिए, जब तक मुगल बादशाह अकबर जीवित रहा सन 1605 ईस्वी तक, तब तक मानसिंह के मुगलों से अच्छे संबंध रहे, यानी अकबर से अच्छे संबंध रहे। मुगल दरबार में तब तक मानसिंह का प्रभाव और कद काफी अच्छा रहा। लेकिन जब अकबर की मृत्यु के पश्चात सन 1605 ईस्वी में, अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना, तो जहांगीर के समय में मानसिंह के मुगलों के साथ में अच्छे संबंध नहीं रहे, यानी मानसिंह और जहांगीर के संबंध इतने अच्छे नहीं रहे जितने मानसिंह के अकबर के साथ में हुआ करते थे। लेकिन फिर भी मानसिंह को सैन्य अभियानों का काफी अच्छा अनुभव था, क्योंकि मानसिंह ने अकबर के शासनकाल में सफलतापूर्वक सैन्य अभियानों का संचालन किया था। इसीलिए मानसिंह के अनुभव के कारण जहांगीर ने भी मानसिंह के अनुभवों का लाभ उठाया और मानसिंह को सैन्य अभियानों पर भेजा गया। और ऐसे ही एक सैन्य अभियान में सन 1614 ईस्वी में एलीचपुर या इलीचपुर में रहते हुए, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, तो एलीचपुर या इलीचपुर में रहते हुए मानसिंह की मृत्यु हो गई। और 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु के पश्चात भाव सिंह आमेर के अगले शासक बने, जो कि सन 1614 से और 1621 ईस्वी तक आमेर के अगले शासक रहे। अब भाव सिंह के शासनकाल में चर्चा करने को लेकर कुछ भी विशेष नहीं है, इसीलिए भाव सिंह के पश्चात आमेर के अगले जो शासक रहे हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। जो कि अगले जो शासक बने वो थे
जयसिंह, जिनको इतिहास में मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जाना गया, और इनका शासनकाल था सन 1621 से और 1667 ईस्वी तक का। अब इनके शासनकाल में, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह के जहांगीर से कैसे संबंध थे, या औरंगजेब से कैसे थे, या शाहजहां से इनके कैसे संबंध थे, और इनकी मध्यस्थता के कारण, इनके मीडिएटर बनने के कारण ही मराठा शासक जो थे शिवाजी महाराज, उन्होंने पुरंदर की संधि की थी औरंगजेब के साथ में। यानी बहुत सारे विषय हैं मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में चर्चा करने को लेकर, और इन सारे विषयों पर काफी डिटेल से मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा आमेर रियासत या जयपुर रियासत के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।